ओके, सो 11 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर विष्णु देव साई चोजन एज न्यू छत्तीसगढ़ सीएम, तो ये इम्पोर्टेंट है, लिखेंगे न्यू छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर। हु इज न्यू छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर? विष्णु देव साई, ठीक है ना, विष्णु देव साई। ओके, उसके बाद ही विल बी द सेंट्रल इंडिया स्टेट्स फोर्थ चीफ मिनिस्टर एंड द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू होल्ड द पोस्ट, ठीक है, फोर्थ सीएम ऑफ द स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू होल्ड द पोस्ट. He is also the first to hail from a region beyond the other backward class dominated central plains in Chhattisgarh's 23-year-old history. Right? तो ये हमें पता होना चाहिए न्यू सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है, ठीक है, इट इज़ विष्णु देव साई एंड फोर्थ सीएम ऑफ द स्टेट है एंड ही इज़ द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू होल्ड दिस पोस्ट. Key COP document calls for progress in adapting to climate change by 2030. By 2025, all countries must have in place a detailed plan to adapt the current and future impacts of climate change. ठीक है ना, COP document, ठीक है, क्या कह रहे हैं COP document? By 2025, all countries must have in place a detailed plan to adapt to the current and future impacts of क्लाइमेट चेंज, कि एक प्लान होना चाहिए कि वो करंट और फ्यूचर इम्पैक्ट्स को कैसे हैंडल करेंगे, उसका एक प्लान जो है वो रेडी करना होगा कंट्रीज़ को, ठीक है, बाय 2025, ठीक है, एंड इन देयर टेरिटरी एंड मस्ट डेमोन्स्ट्रेट प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मस्ट demonstrate progress in implementing such a plan by 2030 and implementing such a plan by 2030. ये जो प्लान है इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Released on Sunday, a final version is expected to be part of the agreement when the United Nations COP28 climate summit concludes in Dubai on Tuesday. Much of the focus that the annual talks is on mitigation, getting countries to commit to time-bound plans to reduce their own greenhouse gas emissions. क्या कह रहे हैं कि जो greenhouse gas emissions है उसको कम करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, reflected in emphasizing on the global stocktake process. However, there is an equally important process underway on adaptation. तो ये क्या है, अभी ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फाइनल डॉक्यूमेंट जैसे आएगा हमें उसको पढ़ना पड़ेगा एंड उसके ईयर्स भी नोट करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है. उसके बाद यहाँ पर 2023-2024 इंडिया की ग्रोथ कितनी होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बता दिया. इंडियाज growth in 23-2024 projected by Reserve Bank of India at 7%, while IMF and World Bank at 6.3%. ठीक है ना, तो आरबीआई कह रहा है इंडिया की ग्रोथ जो है वो 7% होगी, ठीक है ना, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या कह रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो 6.3% होगी, ठीक है. उसके बाद बैड प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर ये ओपिनियन बेस्ड ज़्यादा हो गया है रादर देन इंफॉर्मेशन बेस्ड, तो हमें हमेशा अपना डिफरेंस रखना है. यहाँ पर बात करें मोहिया मोइत्रा की, जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है, लोकसभा में से एक्सपल्शन हो गई है जिनकी लोकसभा में से, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था.
डिटेल में नोट्स भी बनाए थे कि कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, क्या एलिगेशंस हैं उनके ऊपर, तो वो कल वाले नोट्स आपको रेफ़र कर लेने चाहिए। अब यहाँ पर एक नया केस है जिसके अंदर एक दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, और जब भी रोस्टर की बात आई है तो क्वेश्चन निकला है। तो यहाँ पर 2 letters written separately by lawyers Dushyant Dev and Prashant Bhushan addressed directly to the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and the Supreme Court Registry respectively, complaining of irregularities in the listing of cases have sharply divided the bar। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे irregularity in listing of cases in the Supreme Court। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कि केसेस जो हैं वो लिस्ट कैसे होते हैं हर मोस्टली कोर्ट्स के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए, कोर्ट के अंदर अगर किसी को केस फाइल करना है, ठीक है, तो पिटिशनर जो केस फाइल कर रहे हैं, पिटिशनर हु इज फाइलिंग द केस, ठीक है, वो एक एडवोकेट के पास जाएंगे। ठीक है, एडवोकेट उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा। ठीक है, एडवोकेट जो है वो रजिस्ट्री के अंदर जाएंगे, जो केस है वो फाइल करेंगे। ठीक है ना, केस फाइल होगा। ठीक है, अब जो केस फाइल है, केस लिस्ट होगा। ठीक है, केस लिस्ट होगा किसके आगे? बेंच के आगे। बेंच क्या होता है? जजेस को कह देते हैं बेंच। अब ये लिस्ट कैसे हो सकते हैं? ठीक है, लिस्ट कैसे होता है? ऐसे रैंडमली किसी भी जज के पास कोई भी केस भेज देते हैं? नहीं, उनके लिए रोस्टर्स सेट होते हैं। लिस्ट कैसे किए जाते हैं? रोस्टर्स होते हैं। और वो रोस्टर्स कैसे होते हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इस जज के पास जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा बेंचेस भी हो सकते हैं कि कोर्ट नंबर 1 और 3 के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जाएंगे। ठीक है ना, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जैसे है तो वो कोर्ट नंबर 1 और 3 में जाएंगे। ठीक है, अब वैसे ही अगर सर्विस मैटर है, कोई गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड मैटर्स है, मे बी वो कह दिया कि कोर्ट नंबर 5 और 4 और 5 में जाएंगे, तो या फिर एक ही कोर्ट है अगर नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं, तो ऐसे रोस्टर्स, इनको इस चीज़ को रोस्टर कहते हैं कि ये वाले टाइप के केसेस इन बेंचेस पे लगते हैं और ये चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, रैंडम, मतलब हर कोर्ट का अपना कस्टम होता है कि कहीं पर 6 मंथ्स बाद, कहीं पर 1 ईयर बाद, कहीं पर 3 मंथ्स बाद ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया लिस्टिंग वाला केस। उसके अब यहाँ पे पहुंच गया, केस लिस्ट हो गया जिस भी उसमें लिखना है। फिर मतलब जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है, तो जो पिटिशनर का एडवोकेट है वो कोर्ट में जाता है या जाती है, और फिर उसको सुना जाता है केस को, और जजेस देखते हैं कि क्या इसमें कोई इशू है, क्या ये केस सुनने लायक है, क्या इसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अगर उनको लगता है कि हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो वो नोटिस ऑफ मोशन कर देते हैं। नोटिस ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि दूसरी पार्टी को, जिसको रिस्पोंडेंट कहा जाता है, कि आप दूसरी पार्टी को नोटिस भेजिए कि ये केस लगा है, और फिर वो अपने एडवोकेट को लेकर आकर के वो केस जो है उसको लड़ते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ केस स्टार्ट्स गोज इन द कोर्ट, एंड कैसे वो लिस्ट होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लिस्टिंग के अंदर इरेगुलरिटी है, वो कैसे है, पढ़ते हैं। अब इसके अंदर मिस्टर देव इन हिज ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस सेड केसेस, सम ऑफ देम इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैज बीन सडनली टेकन अवे फ्रॉम द बेंचेस हियरिंग देम एंड लिस्टेड बिफोर अदर बेंचेस। ठीक है ना, जो बेंच ऑलरेडी वो केस सुन रहा था वहां से ले लिए गए और दूसरे कोर्ट, मान लीजिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, वो नॉर्मली 3rd कोर्ट को जा रहे थे। ठीक है, बट एकदम से वो 5th कोर्ट को जाने लग गए, जो कि 3rd के नोटिस ऑफ मोशन यहीं पे हुआ, हियरिंग यहीं पे चल रही थी, जजेस भी चेंज नहीं हुए, सब कुछ सेम है, तो ये ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। ही सेड मैटर्स इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग विद द प्रिजाइडिंग जज ऑफ द बेंच विच अर्लियर इशू नोटिस। ठीक है, जहाँ पे जिन्होंने नोटिस इशू किया था उनके पास रहने के बजाय किसी और बेंच के पास जा रहे हैं, विच इज नॉट द राइट कस्टम। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम छोटी सी प्रॉब्लम में दैट cases that suddenly cases are being taken away from benches hearing them and listed before
some other bench। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता जिनके पास नोटिस हुआ था। ठीक है, क्लियर डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन, वो कह रहे हैं दिस इज ब्रेकिंग ऑफ रूल्स। ठीक है, क्लियर डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स। ठीक है, उसके बाद द इश्यूज हाईलाइटेड इन द लेटर्स आर टू, फर्स्टली द मूवमेंट ऑफ केसेस ऑलरेडी लिस्टेड एंड इन विच नोटिसेस वर इशूड बाय बेंच टू अनदर बेंच। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दो मेजर इश्यूज हैं। एक तो मतलब मान लो थर्ड कोर्ट के अंदर नोटिस ऑफ मोशन हुआ, ठीक है, केस की हियरिंग यहाँ पर चल रही है, डेट्स पड़ रही है, हियरिंग चल रही है, एकदम से कोर्ट नंबर 2 के पास ये केस भेज दिया जाता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी, सेकेंडली, कैन इट गो टू द प्यूनी जज। ना प्यूनी जज क्या होते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज से जूनियर होते हैं, मतलब ठीक है, उनके पास जा सकते हैं जज व्हेन द सीनियर जज हु वाज हेडिंग द कोर्ट बिफोर which the matter was earlier listed was still available। ठीक है ना, जो सीनियर जज था उसके पास वो मैटर लग रहा था बट फिर भी दूसरे को दे दिया। क्या ये कर सकते हैं? द टू लॉयर्स इंसिस्टेड दैट CJI मास्टर ऑफ रोस्टर हु हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर एलोकेशन ऑफ केसेस शुड रिस्पॉन्ड। अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया as master of roster who has administrative control over allocation of cases। अब यहाँ से क्वेश्चन यही निकलेगा, हु इज द मास्टर ऑफ रोस्टर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द मास्टर ऑफ रोस्टर, ही हैज द कंट्रोल ओवर एलोकेशन ऑफ केसेस। रोस्टर कौन डिसाइड करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The Supreme Court rules of 2013 are silent as the powers of the master of roster to constitute roster benches and for allocation of cases. However, Handbook on Practice and Procedure of the Court and Office Procedure on Judicial Site published by Supreme Court in 2017 explicitly says that registry functions on the general and special instructions and orders of Chief Justice of India as regards allocation of work to a bench and assignment of cases from one bench on account of non-availability to another। तो यहाँ पर ये भी हम लिखेंगे कि ये कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 2013 are silent as to the powers of the master of roster to constitute roster benches and for allocation of cases। पर चीफ जस्टिस को कौन ये पावर देता है? चीफ जस्टिस को पावर देता है हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट एंड ऑफिस प्रोसीजर on judicial side published by Supreme Court in 2017 explicitly says that registry functions on the orders of CJI। ठीक है ना, एंड अबव जो पावर भी है, ये वाली पावर भी हैंडबुक 2017 ही दे रही है सुप्रीम कोर्ट की जो बुक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं ग्रीन से, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा। रोस्टर वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं इसको एक बार और पिक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। व्हाट इज़ द, एक बार समझ ही लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस को समझते हैं। देखो, कोर्ट कैसे जाता है? कोर्ट, पिटिशनर कौन है? जिसको केस फाइल करना है, वो एडवोकेट के पास जाएगा, एडवोकेट को अपनी पूरी नाम कहानी सुनाएगा,
अपने दुख दर्द बताएगा, एडवोकेट उसको पेपर्स में लिख देगा, एक फॉर्मेट होता है उसमें पूरा डाल देगा, ठीक है। और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए रजिस्ट्री में केस फाइल हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्री में केस फाइल हुआ, लिस्टिंग किसके बेसिस पे होगी कि किस रोस्टर के पास, किस बेंच के पास जाना है, उसमें लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट होने के बाद अगर जजेस को लगा कि हाँ कुछ है इसके अंदर तो नोटिस ऑफ मोशन होगा, मतलब दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा जाता है, पोस्ट से नोटेड भेजा जाता है, समन भेजे जाते हैं, ठीक है, और फाइल मिलती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये होता है एंड फिर होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, लिस्टिंग के अंदर। यहाँ पे थोड़ा घपला हो रहा है कि मान लो फर्स्ट बेंच के पास लगा था, कुछ सुनवाई हुई, उसके बाद सेकंड के पास चला गया, नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। रोस्टर मतलब कौन से वाले टाइप के केस कौन से बेंच के पास लग रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ओवर जर्मनीज डेट ब्रेक रूल, लिखेंगे कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी ओवर, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी ओवर जर्मनीज डेट ब्रेक रूल, ठीक है। जर्मनी के डेट ब्रेक रूल के ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है ये पढ़ेंगे हम, बहुत ही इजी है पर समझने वाली बात है। जर्मनीज, ये लिख लेंगे पहले, जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ruled unlawful a government move to relocate euros 60 billion unused from the sums initially earmarked for the pandemic emergency to a climate and transformation fund, that is KTF। क्या हुआ इसके अंदर ये समझते हैं पहले। जर्मनी के कोर्ट ने ये अनलॉफुल मूव बताया गवर्नमेंट का, जिसके अंदर जो कोविड के लिए, कोविड की पैंडमिक के लिए इमरजेंसी फंड पड़ा था, यूरो 60 बिलियन यूरोस पड़े थे, वो किस में डाल दिया, क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन फंड में। वो कहते हैं जो कोविड फंड में से उठाकर पैसा के क्लाइमेट फंड में डाला गया वो गलत है, ठीक है, ये बोल रहे हैं, फाइन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, द फर्स्ट वॉज टू मूव टू चैनल अंडर utilize allocation from one sector to another, and the second the rollover of debt from the one fiscal year to another, ठीक है ना। एंड इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, टू प्रॉब्लम्स, एक तो ठीक है एलोकेशन ऑफ फंड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम रोल ओवर ऑफ डेट फ्रॉम वन फिस्कल ईयर टू नेक्स्ट, ठीक है। द जजमेंट हैज रीओपन फीजर्स ऑन इन मिस्टर स्कॉल्स फ्रैक्शन कोलिएशन, ये वो उनकी पार्टी के अंदर दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं दो प्रॉब्लम है, एक तो जो कोविड का फंड था, इमरजेंसी फंड था, उसको क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन फंड में डाल दिया, और दूसरा वो कह रहे हैं क्या हुआ है, रोल ओवर ऑफ डेट फ्रॉम वन फिस्कल ईयर टू नेक्स्ट। अब ये क्या है, रोल ओवर ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, डेट ब्रेक रूल क्या है, यहाँ पे एक डेट ब्रेक रूल फॉलो किया जाता है। डेट ब्रेक रूल जो है कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के लिए एक लिमिट से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकती, ठीक है ना। डेट ब्रेक रूल और बैलेंस्ड बजट रूल, और बैलेंस्ड बजट रूल sets a cap on how much governments can borrow to finance various public
प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट अनलिमिटेड लोन नहीं ले सकती कि जितना मर्जी ले लूँ और मैं प्रोजेक्ट कर दूँ, नहीं, एक लिमिट है इस चीज़ के ऊपर, दैट इज़ व्हाट इज डेट ब्रेक रूल या बैलेंस्ड बजट रूल। ठीक है, द बजट ब्रेक इज मोर और लेस द डोमेस्टिक वर्जन ऑफ स्ट्रिंजेंट। तो स्ट्रिंजेंट रूल है जो इनको फॉलो करने होते हैं कि इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, डिस्प्यूट क्या है, दैट कंटेंटेड दैट इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एंड एनर्जी ट्रांजिशन व पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एज सच दीज कुड नॉट बी फंडिंग फ्रॉम इमरजेंसी एग्जेम्पशन। तो इन्होंने कहा कि देखो, जो इन्होंने उठाया पैसा, ठीक है ना, वो उठाया गया था फॉर कोविड के लिए, ठीक है ना, और अगर ये ऐसा क्लाइमेट उसमें डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेट जो रूल है वो ब्रेक कर रहे हैं। एज सच दीज कुड नॉट बी फंडेड फ्रॉम द इमरजेंसी एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड इन डेट ब्रेक। ठीक है ना, एक मिनट, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे दीज कुड नॉट बी फंडेड फ्रॉम, these could not be funded from the emergency exemption provided in the debt break, which was related specifically to COVID-19 रिलीफ। वो क्या कह रहे हैं कि जर्मनी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं उठा सकती अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए, बट इमरजेंसी थी, कोविड की सिचुएशन थी, तो उनको उठाने दिया गया। डेट ब्रेक विच वॉज रिलेटेड स्पेसिफिक एग्जाम्पशन, स्पेशल केस बनाकर एग्जाम्पशन प्रोवाइड करी गई थी, तो इसलिए कोविड के लिए पैसा उठाया गया था। अब कोविड वाला पैसा क्लाइमेट के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते, और ये जो वहाँ की कोर्ट है उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। How should India be in 2047? Government to seek inputs from students. ये ऐसा ही कॉपी करेंगे। How should India be? How should India be in? How should India be in 2047? Government seek inputs. Government to seek inputs from students. ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट्स एट एन इंटरेक्शन विद गवर्नर्स ऑफ स्टेट, वाइस चांसलर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ अराउंड 700 यूनिवर्सिटीज ऑन मंडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च अ मंथ लॉन्ग आउटरीच प्रोग्राम। ये क्या है? मंथ लॉन्ग आउटरीच प्रोग्राम, मंथ लॉन्ग आउटरीच प्रोग्राम टू सीक इनपुट्स from youngsters on the vision for India in 2047. ठीक है ना। While the exercise will be voluntary, will be asked to make commitments on what they would do to make help country, apart from sending suggestions on how to reach the goal, and the best ideas would be get rewarded. Best ideas would get rewarded. स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, कैसा इंडिया दिखना चाहिए 2047 तक, और कोई and will strive to and would incorporate, strive नहीं, and would incorporate them in current version of vision 2047। ठीक है ना, तो ये है जो कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। असम टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु फॉर्ज्ड पेपर्स, फॉर्ज मतलब फ्रॉड, क्या डॉक्यूमेंट्स जो थे वो गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए, ठीक है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाए, किसके लिए? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लिए, जो अपडेट किया गया था। असम गवर्नमेंट, ये लिखेंगे, असम गवर्नमेंट प्लानिंग टू टेक एक्शन against people who forged documents to be enlisted in national
register of citizens, that is NRC, updated in अगस्त 2019। तो मतलब कौन कौन इंडिया में रह रहा है, सिटीजन है नहीं है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करे हैं, मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स बना के उसमें लिस्ट होने की कोशिश करी है। During the scrutiny of the documents submitted to establish citizenship, it was found that the documents of about 2 lakh applicants were forged। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिश टू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स टू एस्टैब्लिश, अब ये जो एनआरसी होता है ये किस लिए किया जाता है, देखने के लिए कि आप सिटीजन्स हैं या नहीं हैं। अगर आप सिटीजन्स नहीं हैं तो आपको आपकी कंट्री में वापस भेजा जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो इस्टेब्लिश कर रहे थे सिटीजनशिप, ठीक है, वर फॉर्ज्ड, ठीक है, वो गलत बनाए गए थे। तो उनके अगेंस्ट एक्शन अब असम गवर्नमेंट लेने का सोच रही है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एनआरसी कब हुआ, ठीक है ना, और एनआरसी में जो सिटीजन्स नहीं पाए जाते ऑफ इंडिया उनको डिपोर्ट किया जाता है, उनकी कंट्री में वापस भेज दिया जाता है। डिपोर्ट करने का मतलब, द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही वुड लाइक ओनली द पीपल हु हैव बीन लिविंग इन असम फ्रॉम और बिफोर 1951 टू बी इंक्लूडेड इन द एनआरसी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे CM said he would like only people who have been living in Assam from or before 1951 to be included in NRC. But we have to take the position of the government which agreed on, ठीक है, government agreed on 1971 as cut off date, कि जो असम में 1971 तक हैं उनको आप एनआरसी में इंक्लूड करेंगे, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। और यही असम अकॉर्ड ऑफ 1985 had prescribed the midnight of 24th March 1971 as the cutoff date for detection and deportation of illegal migrants फ्रॉम द स्टेट। अब क्योंकि इस चीज़ के ऊपर केस चल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कट ऑफ डेट कब की थी। तो प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन या फिर असम में कब एनआरसी हुआ था, अगस्त 2019 में अपडेट किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे स्विट्जरलैंड नॉर्वे मिनिस्टर्स अराइविंग फॉर डायलॉग ऑन ट्रेड। एज ट्रेड मिनिस्टर्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे विजिट दिल्ली दिस वीक, ऑफिशियल से दे रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव है वो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब, ऑफ रीचिंग एन अग्रीमेंट ऑन अ ट्रेड पैक्ट विद नॉर्डिक कंट्रीज इन द नेक्स्ट few months. Though several outstanding issues remain, and Indian trade negotiators are busy trying to close free trade agreements with UK and Australia. ठीक है, तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉक्स अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द 4 यूरोपियन कंट्रीज विच मेक अप द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन बिगैन 15 years ago। तो ये हम लिखेंगे, ठीक है, ट्रेड अग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया with other countries। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले टेपा क्या है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी
that is BIT, between India and 4 European countries. ये बहुत important है. 4 European countries which make up EFTA, that is European Free Trade Association, outside यूरोपियन यूनियन. तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है? आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे. तो इनके साथ इंडिया का डील करने का जो है बिगैन 15 ईयर्स अगो. ठीक है, 15 ईयर्स से हम ट्राई कर रहे हैं कि ये अग्रीमेंट हमारा हो जाए. ठीक है, दे हैव नॉट येट बीन क्लोज विद अटेम्प्ट्स टू साइन एन अग्रीमेंट बिफोर द. तो यहाँ पर अब ट्राई करें कि इलेक्शन से पहले साइन हो जाए. सोर्सेस सेड दिस वीक वुड बी क्रिटिकल. ठीक है, तो यहाँ पर द 4 नेशन ग्रुपिंग हैज ऑलरेडी साइंड. ये लिख लेते हैं, 4 नेशन ग्रुपिंग has already signed 30 FTAs with other countries. ठीक है ना, 30 FTAs ये साइन कर चुके हैं दूसरी कंट्रीज के साथ. ठीक है, और नेगोशिएट कर रहे हैं. थाईलैंड, इंडिया, मलेशिया, इन सब के साथ अभी कर रहे हैं नेगोशिएट. ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम साइन वाला मतलब बातें हो चुकी हैं, बट अब वो फंक्शन में करने के लिए डिस्कशन हो रहा है. उसके बाद 21.15 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम. अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है ये देखनी पड़ेगी. द पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंटर ऑन 17 September हैज रिसीव्ड ओवर 21 lakh applications in 2.5 months. Data from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship show the scheme aimed at supporting and providing skill upgrade training. यहाँ पे लिखेंगे पीएम विश्वकर्मा स्कीम. देखो, पीएम विश्वकर्मा स्कीम में से क्वेश्चन बनता ही बनेगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेते हैं. ठीक है, और ये क्या है? एम्ड एट supporting and providing skill upgrade to artisans and क्राफ्ट्स पीपल. ठीक है ना, मशीन्स के साथ कैसे काम कर सकते, कुछ भी स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अर्न करें. द विश्वकर्मा प्रोवाइड फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर अपग्रेड एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स. ठीक है ना, फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर अपग्रेड एंड मॉडर्नाइजेशन of traditional skills amid a changing economic landscape. ठीक है ना, उनको फॉर्मल ट्रेनिंग दे रहे हैं मॉडर्न स्किल्स की. ठीक है, अब यहाँ पर फॉर ऑफर इट ऑल्सो ऑफर्स, यहाँ पे लिखेंगे इट ऑल्सो ऑफर्स. ये स्कीम में और क्या है? इट ऑल्सो ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड creates avenues of market linkage for persons working in 18 trades and crafts. ठीक है ना, मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप अपने सामान को बेच सकते हो. फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लोन्स वगैरह, किसमें? 18 ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्स वालों के लिए. तो यहाँ से क्वेश्चन, इन 3 पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट.
Children of imprisoned Iranian activist Nargis Mohammadi accepted this year's Nobel Peace Prize in Norwegian capital. ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? नोबेल पीस प्राइज इरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, प्राइज एक्सेप्टेड बाय हर चिल्ड्रन। ठीक है, शी इज बीन कैंपेनिंग फॉर women's rights and democracy in her country, also fighting against death penalty. Okay, and these kids have not met their mother ever since. Okay, but they accepted the prize. Iran has reinforced its air defense capabilities by adding compact drones equipped with air-to-air missile to its arsenal. The drones, which are with an operational range of 1,000 kilometers, were exhibited on Sunday morning during a television ceremony. तो यहाँ पे ईरान के पास क्या आ गया? ईरान equipped with drones having air-to-air missile capabilities. Iran equipped with drones having air-to-air missile capability और operational इसकी operational range क्या है? Operational range of 1,000 किलोमीटर। ठीक है, 1,000 किलोमीटर की इनकी operational range है। उसके बाद जाइवर मेली was sworn in as अर्जेंटीना's president। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्जेंटीना president जेवियर मिली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुदान डिक्लेयर्स 15 डिप्लोमेट्स ऑफ यूएई पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा का पहले मीनिंग लिख लेंगे। पर्सोना नॉन ग्राटा इज एन अनएक्सेप्टेबल और अनवेलकम पर्सन। ठीक है ना, तो सुदान डिक्लेयर्स 15 diplomats of UAE persona non grata. ठीक है, Sudan's foreign ministry declared 15 UAE diplomats as persona non grata on Sunday, demanding to they leave Sudan within, यहाँ पे लिखेंगे demanding they leave Sudan within 48 hours. In recent weeks, pro-army demonstration and officials loyal to Army Chief Abdel Fattah al-Burhan have accused the UAE of supporting the paramilitary Rapid Support Forces led by Burhan's former deputy Mohammed Hamdan Daglo. ठीक है, now यहाँ पे officials loyal to Army Chief Abdel Fattah al-Burhan have accused UAE of supporting paramilitary Rapid Support Forces led by Burhan's former deputy Mohammed Hamdan Daglo. अब यहाँ पर सबसे पहले क्या पता चल रहा है कि सूडान के अंदर सिविल वॉर चल रही है। सिविल वॉर बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मिलिट्री वाला है उसको पता चला है कि पैरा मिलिट्री वाले हेड को यूएई सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इन्होंने ये स्टेप लिया है। इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप logiri.in पर जा सकते हैं। ठीक है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।